नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 15 मई 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1, किराया घटाने पर बिफरे ट्रक ऑपरेटर। दाड़लाघाट के ट्रक ऑपरेटर एक बार फिर से लामबंद होने को मजबूर हो सकते हैं, या यूं कहें कि अंबुजा सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटर का विवाद एक बार फिर से सुलग सकता है। इससे पहले दाड़लाघाट में 73 दिनों की हड़ताल हुई और गहन विचार विमर्श के बाद कंपनी ने सिंगल एक्सल वाहनों के लिए दरें तय की। अडानी समूह की ओर से किराया कम करवाने के प्रस्ताव को ट्रक ऑपरेटरों ने दो टूक इनकार कर दिया है। अंबुजा सीमेंट कंपनी ने ट्रक ऑपरेटर जिनके 16 टायर के ट्रक हैं, उनके किराए में प्रति किलोमीटर ₹1 कम करने का फरमान दे दिया है, जिसको लेकर बाकायदा कंपनी ने 20 ट्रक ऑपरेटरों को मेल करके यह जानकारी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक 16 टायर वाले ट्रक का किराया ₹1 प्रति किलोमीटर कम किया जाएगा, जो कि 9.30 पैसे से घटकर 8.30 होगा। कंपनी की ओर जारी फरमान में यह भी कहा गया है कि अगर कंपनी द्वारा निर्धारित किया गया रेट ट्रक ऑपरेटर्स को मान्य नहीं है, तो कंपनी की ओर से 16 पहिया वाले ट्रक को चलाने के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। ट्रक ऑपरेटर सुरेश, प्रेम, गोपाल, मदन सिंह, संजय, अनूप, ललित, देवी चंद, पार्वती केशव सहित अन्य ऑपरेटर्स का कहना है कि छोटी छोटी गाड़ियों को तो किराया ज्यादा मिल रहा है, जबकि 16 टायर वाले ट्रकों को भाड़ा काम करने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से फिलहाल 11 मई शनिवार से ऐसे ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। बाघल लैंड लूजर ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि भाड़ा कम करने को लेकर परस्पर किसी तरह का MOU हस्ताक्षर नहीं हुआ है, जबकि कंपनी ने मेल में महंगे ट्रकों का भाड़ा ज्यादा होने का उल्लेख किया है। ऑपरेटरों ने एकमत होकर कहा है कि अडानी समूह की मनमानी के आगे वे नहीं झुकेंगे। बाघल लैंड लूजर परिवहन सभा के प्रधान जगदीश ठाकुर व उपप्रधान ऋषिराज गांधी ने कहा कि सभा द्वारा कंपनी प्रबंधन को एक पत्र लिखकर कहा गया है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा निर्धारित किया 16 पहिया वाहनों का माल ढुलाई भाड़ा मान्य नहीं है। कंपनी वार्ता करना चाहती है तो सभा वार्ता के लिए तैयार है। समाचार नंबर 2, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने राहुल के लिए मांगे वोट। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली में पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के स्टार प्रचारक, रायबरेली सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी के समर्थन में प्रचार किया। रायबरेली पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का जोरदार स्वागत किया। मुकेश अग्निहोत्री ने राहुल गांधी के समर्थन में अपने जनसंपर्क अभियान का आगाज किया। मुकेश ने कहा कि विकास को आगे बढ़ाना, रोजगार देना, खुशहाली लाना यह कांग्रेस का लक्ष्य है। वहीं तानाशाही को खत्म करना हमारा प्रण है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रायबरेली के साथ गांधी परिवार का दिल का रिश्ता रहा है और राहुल गांधी इस रिश्ते को और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को रायबरेली में प्यार व स्नेह दिया, वही अपनापन राहुल गांधी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने लंबे समय तक रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन कभी पद की लालसा नहीं रखी और विकास करवाया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद तक त्याग दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया और जनता की दुख तकलीफ को समझा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के दरबार में चंद कदम पैदल चलने का साहस नहीं कर पाए। समाचार नंबर 3, लोकसभा के लिए 51 नामांकन, विधानसभा उपचुनाव के लिए 33 पर्चे।
हिमाचल में मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। 6 दिन चली इस प्रक्रिया में लोकसभा की 4 सीटों के लिए 51 और विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटों के लिए 33 नामांकन दाखिल किए गए हैं। लोकसभा के लिए सबसे ज्यादा 15 नामांकन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आए हैं। यहां भाजपा के अनुराग ठाकुर और कांग्रेस के सतपाल रायजादा में मुख्य मुकाबला संभावित है। मंडी और कांगड़ा दोनों क्षेत्रों में 14 से 14 नामांकन दाखिल किए गए हैं। मंडी में विक्रमादित्य सिंह के सामने कंगना रनौत हैं, तो कांगड़ा में आनंद शर्मा की भिड़ंत राजीव भारद्वाज से है। शिमला में सबसे कम 8 नामांकन दाखिल हुए हैं। शिमला सीट पर माकपा और आप के समर्थन के बाद कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। यहां कांग्रेस से विनोद सुल्तानपुरी तो भाजपा से सुरेश कश्यप मैदान में हैं। दाखिल किए गए नामांकनों में कवरिंग कैंडिडेट के नामांकन भी शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर नाम नामांकन वापसी के दौरान छंट जाएंगे। फिलहाल अब इन नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 16 मई को छंटनी में पास होने वाले नामांकन अगली प्रक्रिया में जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने 17 मई को नाम वापस लेने की तारीख तय की है। नाम वापसी के बाद जो उम्मीदवार मैदान में रह जाएंगे, उन्हें बतौर प्रत्याशी निर्वाचन विभाग चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। इसके बाद से लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का दौर शुरू हो जाएगा। प्रचार का यह क्रम 30 मई तक जारी रहेगा। प्रदेश में 1 जून को मतदान होना है। अंतिम दिन लोकसभा के लिए 17 नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए 17 नामांकन दाखिल किए गए हैं। इनमें मंडी में सबसे ज्यादा 7, कांगड़ा में 6, हमीरपुर में 3 और शिमला में 1 नामांकन दाखिल किया गया है। प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया 7 मई को शुरू हुई थी। पहले दिन 4 नामांकन दाखिल किए गए थे, जबकि दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 12, चौथे और 5वें दिन 18 से 18 नामांकन दाखिल किए गए थे। समाचार नंबर 4। सुकन्या समृद्धि योजना देगी बेटियों को नई उड़ान। बेटियों के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर योजनाएं चलाई, जिसका लाभ देश और प्रदेश की हर कन्या और माताएं बहनें उठा रही हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने ज्वालाजी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया था। सुकन्या समृद्धि योजना SSY का विकसित भारत में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक दूरदर्शी पहल है। उन्होंने कहा कि एक उज्जवल भविष्य के लिए यह योजना एक स्वर्णिम अवसर के रूप में खड़ी है। वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना व जमा पूंजी समय आने पर बेटियों के सपनों के लिए एक खुले आकाश के रूप में कार्य करती है। इस योजना के माध्यम से डाकघरों और वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं में उपलब्ध SSY वह खाता अभिभावकों को सबल प्रदान करता है, जो अपनी बेटियों के भविष्य के लिए शिक्षा और शादी की बेहतर आकांक्षा रखते हैं। यह खाता बचपन से पैसा जोड़कर माता पिता अपने बेटी के भविष्य के लिए शुरू करते हैं और 21 वर्षों में परिपक्व हो जाता है, जो कर मुक्त लाभ प्रदान करता है। राजीव भारद्वाज ने कहा कि विकसित भारत की बेटियों के लिए एक आशाजनक भविष्य को बढ़ावा देने वाला एक पोषित आश्वासन है। इसमें न्यूनतम निवेश 250 रुपए प्रतिवर्ष और अधिकतम निवेश 1,50,000 रुपए प्रतिवर्ष हो सकता है। इस योजना को 2023 में SSY 8% की उच्चतम ब्याज दर प्रदान की। मैं बताना चाहूँगा कि सुकन्या समृद्धि योजना में मूलधन, ब्याज और परिपक्वता लाभ धारा 80C के तहत कर मुक्त है। 18 साल की उम्र में निवेश का 50% तक समय से पहले निकाला जा सकता है। शुरुआत के बाद से 2023 के अंत तक इस योजना में
लगभग 2.73 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें कुल जमा राशि लगभग 1.19 लाख करोड़ रुपए है। समाचार नंबर 5। कांग्रेस प्रत्याशी नहीं, सीएम से है हमारी लड़ाई। सुधीर शर्मा ने कहा कि सीएम सुक्खू ने राजनीतिक रंजिश के चलते धर्मशाला के विकास को रोककर हाशिए पर धकेल दिया। सुधीर शर्मा नामांकन पत्र भरने के बाद जोरावर स्टेडियम में आयोजित स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। सुधीर शर्मा ने कहा कि इस बार किसी कांग्रेस के उम्मीदवार से नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई धर्मशाला का विकास रोकने वाले सीएम सुक्खू से है। धर्मशाला की जनता सब जानती है, इसका नतीजा जल्द सबके सामने आ जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा का नामांकन भरने के बाद सुक्खू सरकार पर तीखे हमले किए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें जीतकर चौका लगाने के साथ 6 उपचुनाव जीतकर सिक्सर भी लगाएगी। इंटरवल से पहले ही राज्य सरकार गिरने वाली है। कांग्रेस अपनी गारंटियां पूरी करने में विफल रही। वह विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे के मुताबिक राज्य की सभी महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने में विफल रही है। किसानों से गोबर खरीदने और 300 यूनिट बिजली देने जैसी कांग्रेस की अन्य चुनावी गारंटी भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। समाचार नंबर 6। कंगना को देखने आए लोग और देखकर चलते बने। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक चंद्रशेखर और प्रदेश कांग्रेस महासचिव शशि शर्मा ने कहा कि भाजपा की मंडी रैली पूरी तरह से विफल रही है। भाजपा नेता और भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत लोगों के साथ जुड़ नहीं सके। कंगना रनौत को देखने के लिए लोग जरूर आए, लेकिन कुछ ही देर में उसका पूरा भाषण सुने बिना ही चलते बने। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता ने भाजपा के जिस प्रत्याशी का पूरा भाषण तक नहीं सुना, उसे जनता वोट कैसे दे देगी। उन्होंने कहा कि इसी मंच से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने अपने संकल्प और मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर अपने विजन की बात जनता के सामने रखी थी और कंगना रनौत को भी अपना विजन रखने की चुनौती दी थी। लेकिन भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने मंडी को लेकर अपना कोई विजन नहीं बताया। उन्होंने मंडी के विकास को लेकर भी कोई बात नहीं की। वह पूरे भाषण में ज्यादातर समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही गुणगान करती रही। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी बड़ी मुश्किल से 1-2 बार नाम लिया। चंद्रशेखर ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी का भाषण भी लोगों को समझ नहीं आया। यही वजह रही कि कंगना का भाषण पूरा होने से पहले ही लोगों ने उठना शुरू कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब अपना भाषण शुरू किया तो बड़ी संख्या में लोग उठे चुके थे और उनके भाषण के पूरा होते होते ज्यादातर कुर्सियां खाली हो चुकी थी। इससे तो बेहतर होता कि भाजपा प्रत्याशी मंडी के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताएं गिनाती। समाचार नंबर 7। ऑर्गेनिक कार्बन के घटते स्तर से चिंतित। वन विभाग के पीसीसीएफ राजीव कुमार ने वन मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन के घटते स्तर पर चिंता जताई है। उन्होंने वन मृदा की गुणवत्ता बताने को HFRI के प्रयासों की सराहना की और मिट्टी विश्लेषण आधार पर उचित प्रजातियों के पौधरोपण के सुझाव प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पीसीसीएफ राजीव कुमार मंगलवार को हाइब्रिड मोड वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड विषय पर आयोजित परामर्श बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बैठक में सामने आए सुझावों को मानने का आह्वान किया। इस मौके पर संस्थान के निदेशक प्रभारी डा संदीप शर्मा ने HFRI ने वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने के बारे में चर्चा की और वन पारिस्थितिक तंत्र में मृदा के महत्व पर प्रकाश डाला। तकनीकी सत्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक डा विजेंद्र पाल पंवार परियोजना की अवधारणा, इसके उद्देश्यों और परिणामों के बारे में बताया। वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करना वानिकी क्षेत्र में पहली पहल है
और ICFRA के विभिन्न संस्थान भारत के 788 वन मंडलों के लिए वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने का कार्य कर रहा है। तदोपरांत परियोजना के अन्वेषक व वरिष्ठ वैज्ञानिक डा RK वर्मा ने हिमाचल प्रदेश के वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने विभिन्न वन मंडलों के मृदा के परीक्षण अलग अलग मापदंडों परीक्षण मानकों पर जानकारी प्रदान की। डा वर्मा ने प्रतिभागियों के साथ वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रोटोटाइप भी साझा किया। प्रस्तुति के बाद वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड की विषय वस्तु पर चर्चा की गई। समाचार नंबर 8। क्लास 3 एग्जाम की एजेंसी का टेंडर नए सिरे से। हिमाचल में राज्य चयन आयोग अभी क्लास 3 की भर्ती परीक्षा नहीं ले पाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए एजेंसी का चयन ही नहीं हो पाया है। आयोग ने इसके लिए टेंडर किया था, लेकिन सिर्फ 2 ही आवेदक आने के बाद इसे रद्द करना पड़ा है। अब नए सिरे से टेंडर होगा और धीमे रिस्पांस को देखते हुए इससे पहले इसकी शर्तों को भी बदला जा सकता है। टेंडर कमेटी के अध्यक्ष एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जितेंद्र सांजटा है। कमेटी के बाकी सदस्य इलेक्शन ड्यूटी या अन्य कारणों से अभी इके नहीं हो पाए हैं। इसके लिए पहले बैठक होगी, जिसमें दोबारा से टेंडर करने की शर्तों पर फैसला होगा। राज्य चयन आयोग को क्लास 3 की भर्तियां कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए करने के लिए एजेंसी का चयन करना है। इसके लिए राज्य चयन आयोग ने टेंडर किया हुआ था। आयोग के बैंक खाते में आई टेंडर की EMD के रूप में सिर्फ 20 लाख ही आए हैं, मतलब कुल 2 ही आवेदक थे। राज्य सरकार के फाइनेंशियल रूल्स के आधार पर देखें तो सिर्फ 2 आवेदक होने पर टेंडर सामान्य तौर पर नहीं खोला जाता, इसलिए इस प्रक्रिया को रिटेंडरिंग में डालना पड़ेगा। इसमें और समय लगेगा। जब तक एग्जाम लेने वाली एजेंसी तय नहीं होती, तब तक राज्य चयन आयोग भर्ती परीक्षा नहीं ले पाएगा। जबकि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए राज्य सरकार ने प्रयोग के आधार पर भारत सरकार की एजेंसी एडसिल को काम दिया था। इसके बाद सरकार ने तकनीकी शिक्षा की ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती राज्य चयन आयोग को दी हुई है, लेकिन इस परीक्षा को भी CBT की एजेंसी तय किए बिना नहीं करवाया जा सकेगा। जिनमें FIR नहीं, वे परीक्षाएं भी नहीं हुई। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के वे भर्ती मामले अभी विजिलेंस की जांच में हैं, जिनमें पेपर लीक की शिकायत थी। इनमें से सिर्फ जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817 को ही राज्य चयन आयोग को दिया गया है। बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए दुख की बात यह है कि जिन भर्ती परीक्षाओं के आवेदन हो गए थे, उन्हें भी अभी तक नहीं करवाया जा सका है। इनमें पेपर लीक का कोई मामला भी नहीं है। ये पोस्ट कोड न तो लोक सेवा आयोग से वापस लिए गए हैं, न ही राज्य चयन आयोग को दिए गए हैं। समाचार नंबर 9। इंदौरा में खनन माफिया बेलगाम ब्यास का सीला छलनी कर रेत बजरी सप्लाई। इंदौरा में बेलगाम अवैध खनन माफिया को रोक पाना एवरेस्ट की चोटी चढ़े जैसा हो गया है। इसका ताजा उदाहरण इंदौरा के मीलवा में सामने आया है, जहां खनन माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर मंड क्षेत्र से खनन करके कच्चा माल मीलवा में लगे स्टोन क्रशरों को सप्लाई कर रहा है। इंदौरा में खनन माफिया बेखौफ दिन रात अवैध खनन कर प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहा है। इस कारोबार में अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में लगे स्टोन क्रशर भी शामिल हैं। ज्ञात रहे कि उक्त खनन माफिया रात को ब्यास नदी का सीना छलनी कर सरेआम रेत बजरी निकाल रहा है। प्रशासन और सरकार सब आंखों के सामने देखकर भी अनजान बना हुआ है। अगर हम पूर्व में हुई विभागीय कार्रवाई को देखें तो ज्यादातर ट्रैक्टर आदि का ही चालान काटकर खानापूर्ति कर दी जाती है। प्रदेश का खनन विभाग अक्सर क्रशरों पर कार्रवाई करने से कतराता है। इसी कारण प्रदेश के ऊना जिला में अवैध माइनिंग के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, जिसमें ईडी ने माइनिंग ऑफिसर ऊना के खिलाफ FIR दर्ज कर रखी है।
प्रदेश की मौजूदा सरकार ने विपक्ष में अवैध माइनिंग के मुद्दे को खूब उछाला और सत्ता पर काबिज होने के बाद सब कुछ भूल गई है। समाचार नंबर 10। दवा कंपनियों की प्राथमिक सदस्यता निलंबित। हिमाचल प्रदेश ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने साइकोट्रोपिक दवाओं के निर्माण और अवैध आपूर्ति के मामले में बायोजेनेटिक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड और स्माइलैक्स फार्मा की चल रही सरकारी जांच का समर्थन किया है। एसोसिएशन ने कहा कि हिमाचल का दवा उद्योग विश्व में अपनी गुणवत्तापूर्ण दवा निर्माण के लिए जाना जाता है। यही नहीं, कोविड के समय भी दवा उद्योगों ने मानवता के लिए कार्य किया और आज भी विपरीत परिस्थितियों में अमूल्य दवाइयों के विनिर्माण में संलग्न है। लेकिन इसी बीच सामने आ रहे मामले स्तब्ध करने वाले हैं। हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (HDMA) के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गुप्ता, महासचिव मुनीश ठाकुर व प्रवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि बायोजेनेटिक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड और स्माइलैक्स फार्मा का प्रबंधन अपने आप को जब तक नशा बेचने के गंभीर आरोपों से दोष मुक्त नहीं कर लेता तब तक HDMA में इन दोनों कंपनियों की प्राथमिक सदस्यता निलंबित रहेगी। उन्होंने हिमाचल के दवा निर्माताओं से आग्रह किया कि वह अपने रिकॉर्ड सही रखे और समय समय पर उसे ड्रग विभाग और नारकोटिक्स विभाग के रेगुलेटर्स से सत्यापित भी करवाते रहे। हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गुप्ता, महासचिव मुनीश ठाकुर व प्रवक्ता संजय शर्मा ने यहां जारी प्रेस बयान में कहा कि मेसर्स बायोजेनेटिक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड, स्माइलैक्स फार्मा कंपनियों पर की गई कार्रवाइयों का एसोसिएशन ने विस्तृत अध्ययन किया है और ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर से भी इस संदर्भ में जानकारी हासिल की है और दोनों कंपनियों के प्रमोटर से भी बात की है। जिसके बाद जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दोनों कंपनियां सरकार के द्वारा अधिकृत नारकोटिक्स कोटे में दवाई निर्माण के लिए भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार से पंजीकृत थी। इसके अलावा दोनों कंपनियों के पास राज्य दवा नियामक से जरूरी अप्रूवल भी है। कोडीन आधारित दवा उत्पादों पर लगे बैन। हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संजय शर्मा ने प्रदेश में कोडीन आधारित दवा उत्पादों के निर्माण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। श्री शर्मा ने कहा कि कोडीन एक ओपियोइड आधारित एनाल्जेसिक है। यह दवाएं मौजूदा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पादों में से एक बन गई है। एशिया का फार्मा हब कहे जाने वाले हिमाचल में कोडीन आधारित दवा उत्पादों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्रमबद्ध ढंग से उठाए गए कदमों से इसे भविष्य में प्रचलन से पूरी तरह बाहर किया जा सकता है। समाचार नंबर 11। शिक्षक अपने स्तर पर स्कूलों में ला सकते हैं बड़े बदलाव। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने शिक्षकों से कहा है कि वे अपने स्तर पर स्कूलों में बदलाव लाने के लिए कदम उठाएं। साथ ही समग्र शिक्षा की ओर से सिंगापुर भेजे गए शिक्षकों के दूसरे बैच से फीडबैक ली। इस दौरान समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने शिक्षकों से कहा कि वे यह तय करें कि एक्सपोजर विजिट से सीखी चीजों को अपने स्कूलों में कैसे लागू किया जा सकता है। शिक्षक अधिकांश चीजों को बिना किसी बाहरी मदद के स्वयं लागू कर सकते हैं। हिमाचल में कई एस्पिरेशन स्कूल हैं, यह सब शिक्षकों की वजह से ही है। ऐसे में शिक्षक अपने स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं और अपने स्तर पर स्कूलों में बड़े बदलाव ला सकते हैं। शिक्षा सचिव ने शिक्षकों से एक प्लान बनाने को भी कहा जिसमें वह अपने स्कूलों के लिए की जाने वाली चीजों को 1, 2, 3 महीने या पूरे साल के टारगेट तय किया जा सकता है। इनमें से कुछ कार्य शिक्षक खुद अपने स्तर पर कर सकते हैं, जबकि बाकी स्कूल के दूसरे शिक्षकों, गैर शिक्षकों के साथ एक टीम के तौर पर लागू कर सकते हैं। बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। शिक्षक स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब और स्पोर्ट्स के सामान का इस्तेमाल सुनिश्चित करवाएं।
उन्होंने अपने संस्थानों को लीडिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर विकसित करने को कहा, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ग्रीन क्लीन सहित विभिन्न गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं। इसके साथ ही शिक्षा सचिव ने समग्र शिक्षा निदेशालय डाइट SCERT से मिलकर एक ऐसा तंत्र विकसित करने को भी कहा है जिससे यह देखा जा सके कि एक्सपोजर विजिट से किस तरह का सुधार इन शिक्षकों के स्कूलों में आया है। शिक्षकों द्वारा लाए गए बदलावों को अन्य शिक्षकों के साथ शेयर किया जाना चाहिए। इस तरह एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकेगा जिसको पूरे हिमाचल के स्कूलों में लागू किया जा सकेगा। एक्सपोजर विजिट करना बेहतर। शिक्षा सचिव ने शिक्षकों का एक्सपोजर विजिट कराने के लिए समग्र शिक्षा परियोजना निदेशक राजेश शर्मा और उनकी टीम की प्रशंसा भी की। इस मौके पर समग्र शिक्षा परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने फीडबैक सेशन को समय देने के लिए शिक्षा सचिव राकेश कंबर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा सचिव ने जो सुझाव दिए हैं उनको पूरी तरह से लागू किया जाएगा। समाचार नंबर 12। पैराडाइज ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षुओं को बांटे सर्टिफिकेट। तारीफ अपनी करना फिजूल है, खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। पैराडाइज ट्रेनिंग स्कूल के प्रबंधक सुरेंद्र पाल भी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आर्टिस्टों को तराशने की जिद को अपना सपना बनाया है। एक सपना लेकर साल 2000 से बच्चों को तराशना शुरू किया और 2016 में पैराडाइज ट्रेनिंग स्कूल घुरकड़ी को स्थापित किया। आज इस स्कूल से सैकड़ों युवा प्रशिक्षित होकर कामयाब हो रहे हैं। मंगलवार को पैराडाइज ट्रेनिंग स्कूल द्वारा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में पैराडाइज ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 15 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिए गए। इस कार्यक्रम की मुख्यातिथि रहीं ओशन शर्मा, लाडली फाउंडेशन हिमाचल की ब्रांड एम्बेसडर, जो कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में राजस्व विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर व तहसीलदार संधोल मंडी जिला के पद पर सेवाएं दे रही हैं। साथ ही उनके साथ हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध गायक कुमार साहिल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ओशन शर्मा ने अपने संबोधन में सभी प्रशिक्षुओं को संबोधित करके प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जीवन में हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पाने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने सभी महिला प्रशिक्षुओं का विशेष धन्यवाद किया और उन्हें स्वावलंबित जीवन जीने के लिए प्रेरित भी किया। वहीं कुमार साहिल ने कहा कि निरंतर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। समारोह में संस्थान द्वारा प्रशिक्षित मॉडल्स की रैंप वॉक प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे आर्टिस्ट और मॉडल्स को पुरस्कार भी दिए गए। प्रथम स्थान पर अंकित वर्मा, द्वितीय स्थान पर पीहू और तृतीय स्थान पर शिवानी रही। अंत में पैराडाइज ट्रेनिंग स्कूल के मुख्य प्रबंधक सुरेंद्र पाल ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि पैराडाइज ट्रेनिंग स्कूल सैकड़ों युवाओं को प्रशिक्षित कर चुका है। उन्होंने कार्यक्रम को हर वर्ष जारी रखने का आश्वासन भी दिया। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।